तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 7 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 3 के एपिसोड 1 से 6 तक अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो। मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सिर्फ 2 सेकंड तो लगता है, आप लोग वीडियो देख के लास्ट में चले जाते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले ही कर लो आज। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीजन 3 एपिसोड 7 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि जिन्मू की शैडो आर्मी जापान में सारे जायंट मॉन्स्टर को खत्म करके वापस टोक्यो आ जाती है, जिन्मू के पास, जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब सिर्फ एक ही जायंट मॉन्स्टर बचा हुआ होता है जो डंजन के गेट को गार्ड कर रहा था। जिन्मू एक साथ अपनी सारी शैडो आर्मी को बुला लेता है और उनको उस आखिरी बची हुई जायंट मॉन्स्टर पे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। सारे शैडो सोल्जर्स एक साथ मिलके आगे बढ़ने लगते हैं। वो मॉन्स्टर भी गेट के पास अपना स्वॉर्ड लेके मस्त बैठा होता है। ये जायंट बाकी जायंट्स के कंपेयर में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी ने यूरी का बैरियर भी तोड़ा था। अब जैसे ही तीनों की शैडो आर्मी उसके करीब पहुंचती है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और तेजी से भागते हुए इनकी तरफ आता है। रास्ते में हजारों शैडो सोल्जर को चीरते हुए आता है। वो अपने स्वॉर्ड को कंटिन्यूअसली घुमा भी रहा होता है, तो जो भी शैडो सोल्जर उसके सामने आता है हवा में उड़ जाता है जैसे कोई खिलौना हो। वो साइज में इतना बड़ा होने के बावजूद भी काफी तेज था, कोई भी शैडो सोल्जर उसे टच तक नहीं कर पा रहा था। वैसे इग्रिस और बेरू अभी फाइट में नहीं गए होते हैं, वो जिन्हू के साथ ही होते हैं। जिन्हू ये सब देख के समझ चुका होता है कि वो जायंट काफी स्ट्रांग है और ये इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। इधर वो जायंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था, उसने टस्क को भी अपने एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। तभी पीछे जायंट वाले शैडो सोल्जर भी अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और ये जायंट उनको भी इजिली खत्म कर देता है। लेकिन जब वो फाइट में बिजी होता है, नीचे से छोटे छोटे एंट सोल्जर उसके पैरों पे चढ़ने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा हिलने डुलने लगता है और काफी सारे एंट सोल्जर को कुचल के मार देता है। ये सब देख के बैरू को गुस्सा आ जाता है, वो भी फाइट करने के लिए जाने लगता है, लेकिन जिन्हू उसे रोक देता है और कहता है अभी नहीं, क्योंकि वो मॉन्स्टर कितने भी शैडो सोल्जर को मार दे, जिन्हू उनको बार बार रिजनरेट कर सकता था। मतलब उसके 1 लाख प्लस माना पॉइंट्स होते हैं और वो उन सबको फिर से रिजनरेट करता जा रहा था। इधर वो जायंट भी हार मानने को तैयार नहीं था, वो बार बार सारे सोल्जर्स को खत्म किए जा रहा था। धीरे धीरे जिन्हू का माना भी तेजी से खत्म होने लगता है। 1,09,000 से स्टार्ट हुआ था और अब 90,000 तक आ गया था। जिन्हू दूर से ही सिर्फ फाइट नोटिस कर रहा था और उसका वीक स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। जिन्हू अब खुद फाइट में जाने का डिसाइड करता है। वो तुरंत काइजल को बुलाता है और उस पर सवार होकर निकल जाता है। उसके साथ इग्रिस भी होता है और बेरू भी पीछे से उड़ते हुए आ रहा होता है। जैसे ही वो लोग उसके पास पहुंचते हैं, इग्रिस अपने स्वॉर्ड से उस जायंट पे अटैक करता है, लेकिन वो जायंट उसको डॉज कर लेता है। लेकिन जब तक वो डॉज करने में बिजी होता है, जिन्हू अपने डैगर से अटैक करके उसकी एक आंख फोड़ देता है। इधर मौका देख करके बेरू अटैक करता है उसके फेस पे। फिर जिन्हू अपने रूलर्स अथॉरिटी स्किल यूज करके अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा ही घायल होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इधर हानेकावा ये सब फाइट देख के सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे फाइट ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच में नहीं, बल्कि मॉन्स्टर और मॉन्स्टर के बीच में हो रही है। फिर अब जिन्हू अपना फाइनल अटैक करने का सोचता है, जिसमें उनकी मदद बेरू भी करता है। वो तुरंत उस जायंट के मुंह में घुस जाता है और उसके पेट के अंदर चला जाता है और अपने बड़े बड़े नाखून से उस जायंट के बॉडी को अंदर से काटना शुरू कर देता है। और फिर जिन्हू भी अपना म्यूटिलेट वाला स्किल यूज करके बाहर से हजारों जगह एक साथ काट देता है, जिसके बाद उस जायंट का काम तमाम हो जाता है। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन भी आ जाता है, यू हैव डिफीटेड द एनिमी। इसके बाद अब जिन्हू का 4 लेवल भी बढ़ जाता है, मतलब 104 से सीधा 108 लेवल हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि ये जायंट कितना स्ट्रांग था। जिन्हू को पहले लग रहा था कि ये इस डंजन का बॉस होगा, लेकिन इसको मारने के बाद सिस्टम से यू डिफीटेड द डंजन बॉस का कोई मैसेज नहीं आता, जिसका मतलब रेड अभी तक खत्म नहीं हुआ था। इस डंजन का बॉस अभी भी जिंदा है और वो इन सबसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। जिन्हू उसका शैडो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी वहाँ डंजन के गेट से एक काफी तेज मैजिकल स्टॉर्म रिलीज होती है। जिन्हू, बेरू और बाकी के हाई लेवल शैडो सोल्जर्स पे इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन जो लो लेवल शैडो सोल्जर होते हैं वो तो उड़ने लगते हैं। तभी जिन्हू को जिन्हू की याद आती है। वो उसको बचाने जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि इग्रिस ऑलरेडी उसको सेव कर चुका था, तो कोई चिंता की बात नहीं थी। जिन्हू नोटिस करता है कि वो डंजन गेट जायंट की बॉडी से मैजिकल एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था और वो एनर्जी वेव इतनी पावरफुल होती है कि दूर खड़े जिन्हू के फेस पे भी कट लग जाता है। जिसके बाद जिन्हू डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाके देखेगा कि अंदर आखिर ऐसा क्या चीज है
वो जिन्हू को बाहर ही रुकने के लिए बोलता है, जिसके बाद जिन्हू और बेरू अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ा कैसल दिखाई देता है। वो लोग कैसल देख ही रहे होते हैं कि तभी अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो लोग और भी अंदर जाते हैं तो उन्हें एक जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसे 8 से 10 मोटे मोटे चैन से बांध के रखा गया था और फ्लोर पर एक सीलिंग पैटर्न भी बना होता है। वो अभी भी हंस रहा होता है तो जिन्हू बोलता है, तुम्हारे डंजन में एनिमी आ गए और तुम्हें हंसी आ रही है। और वो मॉन्स्टर हंसते हुए बोलता है, देखो तो जरा मुझसे मिलने कौन आया है, खुद शैडो मोनार्च। और फिर वो जिन्हू का वेलकम करता है। जिन्हू सोच रहा होता है कि क्या ये बॉस है इस डंजन का। तभी वो मॉन्स्टर जिन्हू से कहता है कि उसकी चेन्स खोल दे और बोलता है, मुझे पता है रूलर्स लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे जल्दी से बाकी मोनार्च को भी बताना होगा। जिन्हू पूछता है, तो तुम्हारा ये हाल किसी रूलर ने किया है? वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ, वो लोग मुझे यूज कर रहे हैं। ये सब एक पहली झलक है आने वाले वॉर की। वो वॉर इससे कई ज्यादा खतरनाक होगी। जिन्हू सोचता है, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की है मॉन्स्टर से बात करने की, उनके ओरिजिन्स के बारे में जानने की, लेकिन कभी किसी ने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये तो खुद से सब कुछ बता रहा है। इसीलिए जिन्हू डिसाइड करता है कि उससे और भी सवाल पूछने का। सबसे पहले वो पूछता है, आखिर ये रूलर्स लोग कौन और क्या है? तो वो मॉन्स्टर बिना किसी जवाब सवाल किए कहने लगता है, रूलर्स लोग मोनार्च के बहुत पुराने दुश्मन है। जिन्हू सोचता है, मोनार्च के एनिमी है तो कहीं वो लोग मेरे भी तो एनिमी नहीं? फिर जिन्हू पूछता है, उन लोगों ने अगर तुम्हें चेन से बांध रखा है, इसका मतलब कहीं तुम भी तो एक मोनार्च नहीं हो? वो मॉन्स्टर बोलता है, हाँ, सही कहा तुमने, मैं भी एक मोनार्च हूँ। इस वक्त जितने भी रूलर्स और मोनार्च हैं, सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम्हारे पास अभी उनसे लड़ने के लिए इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर तुम मुझे इस चेन से आजाद कर दोगे तो। जिन्हू गुस्से में बोलता है, तुम मेरी हेल्प करोगे? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? एक मॉन्स्टर कब से इंसानों की मदद करने लगा? जिसपे वो मोनार्च बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें खुद पर विश्वास दिला के रहूंगा। और फिर वो कुछ मंत्र चैंट करने लगता है एक अलग लैंग्वेज में। जिन्हू को लगता है कि वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो सावधान हो जाता है और अपने दोनों डैगर्स निकाल लेता है। लेकिन तभी उसके सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, किंग ऑफ जायंट्स लेजिया ने प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का प्रस्ताव रखा है, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? मतलब उस मोनार्च का नाम लेजिया होता है। उसने एक प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का रिक्वेस्ट भेजा था, जिसको एक्सेप्ट करने के बाद ना तो जिन्हू और ना ही लेजिया एक दूसरे से झूठ बोल सकते हैं। तो जिन्हू पहले कंफ्यूज हो जाता है ये देखकर, क्योंकि ऐसा कुछ पहली बार हुआ था, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब भी चाहिए थे, इसीलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि दोनों में से कोई झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद लेजिया बोलता है, पहले तुम मुझे ये चेन से आजाद करो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जिन्हू सरकाज़म में बोलता है, हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव करता हूँ। लेकिन वो ये बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। इस पे लेजिया बोलता है, यही तो कमाल है प्लेज ऑफ ऑनेस्टी का, ये तुम्हें और मुझे झूठ बोलने से इसी तरह रोकेगी। फिर जिन्हू समझ जाता है और बोलता है, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे इतनी फ्रीली कैसे बात कर पा रहा हूँ बिना किसी रुकावट के। इससे पहले जब मैं किसी मॉन्स्टर से बात करता था और उनके बारे में जानना चाहता था तो किसी ने कुछ नहीं बताया। इस पे लेजिया बोलता है, कौन से मॉन्स्टर? तो जिन्हू बोलता है, वही जो गेट से बाहर आते हैं। इस पे लेजिया बोलता है, तुम एक छोटे मोटे डंजन से निकले बीस्ट को मेरे जैसे मोनार्च के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? हम मोनार्च लोग उन पे राज किया करते थे। वो बताता है कि गेट से निकले डंजन के बीस्ट ऐसे सोल्जर हैं जिसे रूलर्स ने हराने के बाद उन्हें लाखों साल से कैद करके रखा है। क्योंकि वो इतने सालों से कैद है, इसीलिए उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। लेकिन मैं उन सब से अलग हूँ, मैं एक किंग हूँ, ना कि कोई बीस्ट। इसीलिए इतने सालों से कैद में रहने के बाद भी मेरा दिमाग अब तक ठीक है। मैं बहुत सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, मतलब भागने का मौका ढूंढ रहा था, और अब मुझे किस्मत ने तुमसे मिला दिया। ये सब सुन के जिन्हू लेजिया से पूछता है, क्या रूलर्स वही होते हैं जो सिल्वर आर्मर पहनते हैं और उनके पीठ पे विंग्स भी होते हैं? क्या वही लोग हमारे वर्ल्ड में इतने टाइम से डंजन बीस्ट को भेज रहे हैं? लेजिया बोलता है, हाँ बिल्कुल, वही रूलर्स हैं जो डंजन से अपनी आर्मी भेजते रहते हैं। तो जिन्हू बोलता है, आखिर ऐसा क्यों? उनका हमने क्या बिगाड़ा है जो वो लोग मॉन्स्टर भेज रहे हैं? इस पे लेजिया बोलता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, वो लोग वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब ये सब छोटे मोटे गेट्स जो खुलते हैं, ये सब एक बहुत ही बड़े वॉर की प्रिपरेशन है। रूलर्स लोग इस वर्ल्ड को एक बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं और फिर एक आखिरी बार सारे मोनार्च के साथ फाइट करना चाहते हैं। जिन्हू बोलता है, ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, और तो वो सिर्फ एक बैटलफील्ड बनाने के लिए इतने टाइम से ये सब हो रहा है।
आखिरी में रूरस का असली इरादा क्या है, जिस पे लेजिया बोलता है वो काफी सिंपल है। उनका सिर्फ एक ही इरादा है, तुम्हारे वर्ल्ड को माना से भर देना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जिस गेट से निकले मॉन्स्टर से लोग इतना डरते हैं, उसी गेट से निकले माना क्रिस्टल को सब भगवान की तरह मानते हैं और उसका यूज तरह तरह के वेपन्स और चीजों बनाने में हो रहा है। धीरे धीरे करके मैजिकल एनर्जी पूरे वर्ल्ड में फैल रही है और लोग अब उसी पे डिपेंड हो रहे हैं। रूलर्स लोग यही चाहते हैं। वो जानबूझ करके इतने समय से गेट्स के अंदर माना क्रिस्टल भेज रहे हैं और मॉन्स्टर के अंदर माना कोर एसेंस स्टोन डाल करके भेजते आ रहे हैं। लेजिया बोलता है रूलर्स कैद हुए बीस्ट को यूज करके इस वर्ल्ड में माना को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से माना की डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। वो लोग चाहते हैं कि हंटर्स उन बीस्ट को डिफीट करें और उनके दिए गए माना क्रिस्टल को पूरे वर्ल्ड में फैलाएं। बीस्ट का मरना और क्रिस्टल से निकला माना इस वर्ल्ड को पावरफुल बनाता है, इसलिए रूलर्स एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो इस आने वाले वॉर के दौरान खत्म ना हो। जिन्हों पूछता है ये वॉर से क्या मतलब है तुम्हारा, तो लेजिया बोलता है बहुत ही जल्द मोनार्च और रूलर के बीच में फिर से एक बहुत बड़े स्केल पर वॉर होने वाला है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये दुनिया जिंदा नरक बन जाएगा। इसीलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हमारे मिलने की बात फैल गई तो रूलर्स और मोनार्च खड़े होकर के सिर्फ देखते नहीं रहेंगे। जिन्हों पूछता है तुम इतने टाइम से बोल रहे हो कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो बताया ही नहीं। जिसपे लेजिया बोलता है तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे पास ये जो पावर है वो एक्चुअली तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास ये पावर्स है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इस पावर का ओरिजिनल ओनर ने बाकी मोनार्च को धोखा दे दिया, इसीलिए अब तुम मोनार्च और रूलर दोनों के एनिमी बन चुके हो। हालांकि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे साइड से ही फाइट करूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो। जिनो बोलता है अगर तुम मेरे साइड से लड़ने वाले हो तो क्यों ना तुम्हें अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर दूं। जिसपे लेजिया बोलता है सारे मोनार्च और रूलर के पास अपनी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, तो उनके मरने के बाद उनकी बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसीलिए तुम उन्हें शैडो में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जिनो सोचता है अच्छा तो ये बात है, लेकिन अभी भी उसे लेजिया पे विश्वास नहीं हो रहा था। भले ही वो झूठ नहीं बोल रहा था, बट जिनो को कुछ अजीब फील हो रहा था। जिसके बाद जिनो अपने डैगर्स लेके लेजिया की तरफ बढ़ता है और उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरे साइड से फाइट करोगे। लेजिया बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे इस चेन से रिलीज करते हो तो। जिनो उसके एक हाथ का चैन काट देता है और उससे एक सवाल करता है तो इसका मतलब ये है कि तुम ह्यूमैनिटी के साइड भी हो। यह सुनकर लेजिया कुछ बोल नहीं पाता और चुप हो जाता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता था। जिनो पूछता है क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्लेज ऑफ ऑनेस्टी तुम्हें झूठ बोलने नहीं दे रही। फिर जिनो की नजर उसके गले पे लगे माना क्रिस्टल पे जाती है, तो वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उस माना क्रिस्टल की वजह से तुम्हें भी रूलर्स की आवाज सुनाई देती है जो इंसानों को मारने के लिए कहती है बाकी मॉन्स्टर्स की तरह, कहीं तुम भी तो उनके कंट्रोल में नहीं हो। ये सुनते ही लेजिया अपने एक हाथ से जिसे जिनो ने रिलीज किया था अटैक कर देता है, लेकिन जिनो डॉज कर लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता, तुम्हें जिंदा रखना काफी डेंजरस हो सकता है, और उसके चेस्ट में डैगर से स्टैब कर देता है। लेजिया बोलता है नहीं तुम गलत हो, डेंजरस मैं नहीं तुम हो इस दुनिया के लिए, और वो अपने मुंह से जिन्हू को बाइट करने की कोशिश करता है, बट जिन्हू उसको डॉज करके फिर से 8 से 10 बार उसके चेस्ट में स्टैब कर देता है। जिसके बाद लेजिया गुस्से में बोलता है तुम्हारा वर्ल्ड बहुत ही जल्दी एक जंग का मैदान बन जाएगा, और मैं दुआ करूंगा कि जिनको भी तुम बचाना चाहते हो वो सब इस युद्ध के अग्नि में जल के राख हो जाएं। ये सुनकर जिन्हू गुस्से में आ जाता है और बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, और तुरंत लेजिया का सर काट देता है। जिसके बाद उसे सिस्टम का नोटिफिकेशन मिलता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया और 9 मोनार्च में से एक मोनार्च ऑफ बिगिनिंग को हरा दिया। लेजिया को डिफीट करने के बाद जिन्हू का लेवल तेजी से ऊपर चला जाता है, मतलब सीधा 108 से 122 हो जाता है जिन्हू का। भले ही लेजिया को डिफीट करने में मेहनत नहीं लगी हो, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग एनिमी था। अगर चैन में बंधा नहीं होता तो जिन्हू को दिक्कत भी हो सकती थी, इसीलिए इतना स्ट्रॉन्ग एनिमी को डिफीट करने के बाद सीधा एक बार में 14 लेवल प्लस हो गया। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही बड़े मेंशन में, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर का होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ल्ड में टोटल 5 ही नेशनल लेवल हंटर हैं, और अब तक स्टोरी में इस नेशनल लेवल हंटर को पहली बार दिखाया गया है। इसका नाम क्रिस्टोफर रीड होता है, और वो भी अमेरिका का ही एक हंटर होता है। उससे मिलने कोई हेलीकॉप्टर से आता है, इसके साथ लेडी सेलर भी होती है, वही जो किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती है। वो लोग बोलते हैं कि हमें किसी अर्जेंट मैटर पर डिस्कस करना है। इसके बाद क्रिस्टोफर उनको अपने रूम में ले जाता है और बोलता है हाँ अब बोलो तुम्हें मुझसे क्या काम है। अगर तुम उस एस रैंक गेट के लिए आए हो जो ईस्ट में खुला है तो मैं पहले ही बता दूं मैं नहीं जा रहा। वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम उस गेट के बारे में बात नहीं करने आए हैं,
हमारे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है फिलहाल। तो क्रिश बोलता है, ऐसे गीत से भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकता है? जिस पे लेडी सेलर बोलती है, बात कुछ ऐसी है कि आपकी जान को खतरा है, शायद से कोई आपको मारने वाला है। जिस पे क्रिस गुस्सा हो जाता है और बोलता है, लेडी सेलर, आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन हम लोग इतने भी क्लोज नहीं है कि आप इस तरह का फालतू जोक्स मार सके। लेडी सेलर बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मुझे एक सपना आया था आपके बारे में। उस सपने में आपको कुछ लोगों ने घेर रखा था। इतना सुनकर कि क्रिश और गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोग इतनी दूर उड़ के आए सिर्फ नॉनसेंस बातें करने आए हो कि तुमने कोई फालतू से सपना देखा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एक नेशनल लेवल एक्टर हूँ, कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। फिर भी चलो एक पल के लिए मान भी लो कि तुम्हारा सपना सच हो सकता है, तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिर कौन है जो मेरी हेल्प कर सकता है? एक नेशनल लेवल हंटर की हेल्प कौन कर सकता है? जिस पर लेडी सेलर बोलती है, एक हंटर ऐसा है जो शायद से आपकी हेल्प कर सकता है, जो कि हंटर संग जिन्हू है, कोरिया से। अब ये सुनकर कि क्रिश भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें जिन्हू का सीन दिखाई देता है जो उस डंजन से बाहर निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि अब मुझे और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिन्हू के एस रैंक गेट को क्लियर करने की न्यूज पूरे वर्ल्ड में आग की तरह फैल जाती है। सोशल मीडिया पे तो लोग पागल हो रहे थे। उन लोगों का मानना था कि अब जिन्हू एक नेशनल लेवल हंटर जितना स्ट्रॉन्ग है। जेरी वारन के बाद तो सिर्फ कोरिया में ही नाम हुआ था, बट अब पूरे वर्ल्ड में जिन्हू का नाम फैल गया था। हमें दिखाया जाता है कि एक जायंट समुद्र के रास्ते चाइना के बॉर्डर के पास चला गया था, जहां चाइना का एक नेशनल लेवल हंटर उसे इजीली मार चुका था। इधर जापान हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन खुद को पुलिस के हवाले कर देता है ये सारी चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए। इधर हमें यूएस के एस रैंक हंटर लोग भी दिखते हैं। वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक पार्टी में, क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री का एस रैंक गेट क्लियर कर दिया था। उनके साथ थॉमस एंड्रे भी होता है। वो लोग हंसी मजाक और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी थॉमस एंड्रे की मैनेजर वहां आती है और बोलती है, सर एक प्रॉब्लम है। इस साल का जो इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसमें हंटर संग जिन्हू के आजिन गिल्ड को भी इनवाइट किया गया है। जिसपे थॉमस एंड्रे एक्साइटेड होकर बोलता है, इसका मतलब जिन्हू अमेरिका आने वाला है। अब इधर जापान में जिन्हू के शैडो सोल्जर ने जितने भी जायंट्स को मारा था उन सबको जिन्हू अपने शैडो आर्मी में ऐड कर रहा था। जिन्हू की एबिलिटी देखकर के वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। ये देखकर जिन्हू भी प्राउड फील कर रहा होता है जिन्हू पे। तभी जिन्हू के पास हानेकावा आती है और बोलती है, तुम्हारे लिए एक कॉल है। वो जैसे ही कॉल पे बात करता है तुरंत उसका मुंह चेंज हो जाता है। उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है और वो जिन्हू को बोलता है, मुझे अभी कोरिया वापस जाना होगा। जिन्हू पूछता है, क्या हुआ, क्या मैटर है? लेकिन वो बोलता है, नहीं बस छोटी सी फैमिली प्रॉब्लम है। जिन्हू समझ जाता है कि क्या मैटर है, इसीलिए उसे जाने देता है। जिसके बाद जिन्हू हेलीकॉप्टर में बैठकर तुरंत एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद कोरिया पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसे उसके डैड के बारे में पता चलता है और उनके पास ले जाया जाता है। उसके डैड के जो इटर्नल स्लीप की बीमारी थी वो फाइनल स्टेज पे आ चुकी थी, तो वो अब परमानेंट के स्लीप में जा चुके थे। जिन्हों उनके पास जाने की कोशिश करता है, बट उनका मैनेजर उसे रोक लेता है और बोलता है, तुम्हारे पास जाने से सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, क्योंकि तुम हंटर हो। जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने वगैरह लगता है और बोलता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, बहुत ही यूजलेस सन हूँ। क्योंकि जिन्हों काफी टाइम से अपने फादर से लड़कर घर भी छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे काफी रिग्रेट हो रहा था। हमें दिखाया जाता है कि ये सब जिन्हों भी देख रहा होता है अपने प्रेजेंस हाइड करके। फिर जिन्हों अपने घर चला जाता है अपनी माँ से मिलने। जिन्हों ये सब देख के पिघल जाता है और वो हेल्प करने का डिसाइड करता है। जब सभी लोग हॉस्पिटल से चले जाते हैं तो वो चुपके से जाके होली वाटर ऑफ लाइफ की बोतल उन्हें पिला देता है और बोलता है, मैं अपने भाई को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, इसीलिए ये छोटा सा गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। तभी वहाँ जिन्हों की बहन आ जाती है हॉस्पिटल में। उसको अभी अभी पता चला होता है। वो भाग के अपने डैड के पास जाती है तो देखती है कि वो ऑलरेडी जाग चुके हैं, तो वो जोर से गले लगा लेती है और रोने वगैरह लगती है। वहाँ डॉक्टर लोग भी होते हैं जो काफी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। जिन्हों तब तक वहाँ से जा चुका होता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से चाहिए तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 200 कमेंट कर दो जल्दी से। वैसे अपने लास्ट वीडियो पे भी टारगेट कंप्लीट नहीं किया था, फिर भी मैं न्यू वीडियो ला रहा हूँ, इसीलिए कम से कम इस पर कर देना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। खैर अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। इस एपिसोड में जो हमने क्रिस्टोफर रीड को देखा वो एक्चुअली में किस कंट्री का हंटर है, जवाब कमेंट में लिख दो। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लो और कमेंट में जरूर बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको।
और हो सके तो शेयर भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।